ममता बनर्जी के राज में जब मैं बंगाल गया, मैं एक पत्रकार के नाते ये महसूस करके आया कि वहाँ पे भारत के और खंड करने की कोशिश की जा रही। जो ममता दीदी कभी सनातन धर्म के रक्षा के लिए एकदम कमर कस ली थी, वही ममता दीदी फिर बोलती है कि जय श्री राम बोल रहे हो, सामने आओ, तुम लोगों का चमड़ा में स्किन को मैं निकाल लूंगी। कि शक्तिपीठ का केंद्र है बंगाल और शक्तिपीठ का केंद्र है आसाम। आपके यहाँ एक ज़िला है आसाम के भीतर बारपेटा भी, जहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदली। हिंदू बहुल इलाका मुस्लिम बहुल इलाके में तब्दील हो गया। गाँव का नाम बारपेटा। अब ये भूल गई। मुख्यमंत्री कौन है आसाम में? आसाम की हो ना, पता है। जब गांव का नाम ही नहीं पता है तो मुख्यमंत्री का पता होंगे। आसामीज नहीं आती है। आपने खुद ही अभी कहा 10 साल की उम्र में हम आए हैं। उससे क्या हुआ? बंगाली आती है ना आपको? बंगाली तो बंगाली कैसे आ गई? अब तो बंगाल में भी नहीं थी, अब तो लखनऊ में थी। आसामीज बोलो ना भाई, आसाम की भाषा में बोलो। आसामी आती है तो? आसाम मतलब ये तमाम जितने सारे रोहिंग्या वाहिनी के लोग हैं, वो लोग मतलब कि विस्फोट के हिसाब से काम करते हैं, मानव बम के हिसाब से। लोग जानना चाहते हैं कि इनको बाहर कैसे निकाला जाएगा। ये घुसपैठियों का मुद्दा आज से नहीं है। मैंने जैसे कहा कि इतिहास के पन्ने उठा के देखेंगे तो वहीं से शुरुआत हो। मुर्शिदाबाद पे हमने कई लोगों से बात की, वो कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है या नया पश्चिम बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। जिनका काम होता है कि इन सब चीज़ों को रोकना, वो केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते नज़रअंदाज करते हैं या फिर जानबूझ के और ज़्यादा पेट्रोनाइज करते हैं। कितना बड़ा मुद्दा है, बीजेपी कितनी संवेदनशील है इस मसले को लेकर, कैसे इनको बाहर किया जाएगा? जो आसाम और बंगाल आज जो झेल रहा है, कल को बिहार झेलेगा, दिल्ली झेलेगा, महाराष्ट्र झेलेगा, हर प्रांत झेलेगा। अछूत नहीं है इस चीज़ से। ममता बनर्जी ने बीते 15 सालों में बंगाल को कितना बांग्लादेश बना दिया है। ये अगला 5 साल 10 साल के अंदर पश्चिम बंगाल जो है वो पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। नंबर बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देश में कितने घुसपैठी हैं? आकलन तो कहता है कि कम से कम 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच में है। अगर पिछली सरकारों उन्होंने बसाया है तो ये वर्तमान की सरकार उनको बाहर कैसे निकालेगी? कितने राज्य हैं जो घुसपैठियों की जद में आ गए हैं? हाँ, सारे 7 सिस्टर्स। यहाँ पे एकदम झूठ अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। सैलाब ये कैसा कमल का, हाँ, जिसपे बंगाल मदहोश हो गया। ई तृणमूल कांग्रेस का चीची, उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा। आसाम और बंगाल में चुनावी नतीजों ने एक बात तय कर दी है कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ये घुसपैठ का मुद्दा क्या है। बारपेटा से लेकर मुर्शिदाबाद तक की हमारी रिपोर्ट में घुसपैठ की पड़ताल गहरी होती चलेगी। हम किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जिनसे ये समझना चाहते थे कि आखिर ये घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है। आसाम के ही एक व्यक्ति हमें मिले टीवी डिबेट में। हमने उन्हें इनवाइट किया अपने दर्शकों के लिए कि आप आइए, बारपेटा की पूरी कुंडली खोलिए। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में बारपेटा से कहानी मुर्शिदाबाद होते हुए हावड़ा हुगली तक पहुंच सकती है। ये भी आप समझेंगे कि कैसे चिकन नेक पर एक बड़ी साजिश नेहरू की सरकार के दौर से ही शुरू की गई और आज़ादी के पहले पटेल की बात नहीं सुनी गई। जिस घुसपैठ के मुद्दे को आज आप कुछ दशक पहले से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो मुद्दा आज़ादी के बाद से है, बंटवारे के बाद से है। भारत के कितने राज्य घुसपैठ की जद में आ चुके हैं, भारत में ये साजिश कितनी गहरी हो चुकी है। बिहार के किशनगंज से कटिहार से होते हुए बंगाल के मुर्शिदाबाद मालदा तक, यूपी के लखनऊ और कानपुर से होते हुए हरियाणा के पानीपत से मेवात तक, दिल्ली से होते हुए आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और छोटे छोटे राज्यों की तरफ ये बीमारी बढ़ती जा रही है, जिसे सही वक्त पे नहीं रोका गया तो शायद आने वाले वक्त में भारत के लोग ही संकट का ऐसा शिकार हो जाएंगे कि आप चुनौती का सामना करेंगे। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमने इनवाइट किया था सुब्रो कमल दत्ता साहब का, जिनका जन्म आसाम में हुआ, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे बहुत कुछ काम किया और बीजेपी की तरफ से बार बार पक्ष रखते रहे और जो देश विरोधी मीडिया है जैसे BBC, उन सबको जवाब देते रहे और बीजेपी के लिए काम करते रहे। आने वाले वक्त में आप इन्हें बीजेपी के बड़े फोरम में देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है, बंगाल चुनाव में कैसे काम किया घुसपैठ ने, आसाम में कितनी बड़ी बीमारी है। हिमंता जी खुद कहते हैं कि अगर नहीं रोका गया तो आसाम बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। मुर्शिदाबाद पे हमने कई लोगों से बात की, वो कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है या नया पश्चिम बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब क्या मुद्दे हैं, जनता इस पर जानना चाहती है।
नमस्कार, आपने आमंत्रित किया है आपके इस प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल पे और मैं जानता हूँ कि कितना वायरल है आप और आपका चैनल कितना वायरल है, लाखों में करोड़ों में आपके व्यूअर्स हैं। तो मैं गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज आपके साथ एक वार्तालाप पे आया हूँ, क्योंकि मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे और भारत के पुरातन इतिहास और भारत की जो एक विश्व जननी वाला जो इतिहास रहा है उस पे मैं लगातार काम करता आया हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन ही है रिसर्च का, भारत एंड इंडो पैसिफिक, और भारत के पुरातन इतिहास को आधुनिक भारत के साथ, विकसित भारत के साथ जोड़ के पुरातन भारत को कैसे दुनिया में दर्शाया जाए, दिखाया जाए और यंग जनरेशन को कैसे इसके बारे में बताया जाए, उस पे ही मेरा काम है। और ये लगभग मैं 25-30 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे आधारित है, संस्कृति पे आधारित है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पे उसी विचारधारा को मानते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सारी बातें लगता है कि मैं बैठ गया कि घुसपैठ पर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी देंगे। हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहते थे कि ये बारपेटा, मुर्शिदाबाद, मालदा क्या है और घुसपैठियों की असली सिचुएशन क्या है। जी, और इसीलिए मतलब कि बीजेपी की जो बातें हैं और मेरे बातों में अंतर नहीं होता है। और कहीं ना कहीं पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी आधार ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे है और मेरा बुनियादी काम ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे है, तो कहीं ना कहीं पे कोइंसाइड कर जाता है चीज़ें। और उसके लिए लोग अगर मुझे भाजपा का माने और अगर लोग मुझे अगर भाजपा का ना माने तब भी स्वागत, और लोग अगर मुझे भाजपा के साथ जुड़ा हुआ माने तब भी स्वागत, लोग अगर मुझे एक बुद्धिजीवी के हिसाब से माने तब भी स्वागत। आपने चुनावी नतीजा के दौरान आपने मुझे बुलाया है और चुनावी लहर के दौरान ही ये सारे मुद्दे सामने आई हैं। तो बंगाल और असम के चुनाव को लेके और बंगाल और असम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि शक्तिपीठ का केंद्र है बंगाल और शक्तिपीठ का केंद्र है असम, माँ कामाख्या जो लिविंग गॉडेस, जो शक्तिपीठों में से जो लिविंग गॉडेस है वो माँ कामाख्या गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ पे मौजूद है। और काली घाट का, जिससे कलकत्ता का नाम हुआ, काली घाट कलकत्ता में मौजूद है। तो दोनों ही केंद्र जो है वो शक्ति का आराधना का केंद्र है। और इस बार का जो नतीजा निकला, मतलब दिल तो एकदम गदगद हो गया है, गार्डन गार्डन हो गया है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि माँ दुर्गा ने इस बार अन्नपूर्णा की रूप नहीं दिखाई है, माँ दुर्गा ने इस बार चामुंडी की रूप दिखाई है बंगाल के परिपक्ष में। और चामुंडी के रूप से आसाम को सुरक्षित रखने के लिए दोबारा सेंचुरी के ऊपर से कमल झोली में दे दिए भारतीय जनता पार्टी को। और 207 कमल माँ दुर्गा ने उनकी अपनी भुजाओं से तथास्तु करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दिए। काजी नजरुल इस्लाम का एक बहुत मशहूर गाना मुझे इस परिपक्ष में याद आता है। उन्होंने लिखा था, नयन भरा जल गो आमार आंचल भरा फूल, यानी कि नयन यानी कि आँखों की जो आंसू है, उस आंसू को मिटाने के लिए आपके, मतलब अपने प्रियतम के तरफ, अपने लवर के प्रति कह रहे थे वो युवक कि आंचल में भर के दे रहा हूँ फूल। मैं यहाँ पे कहता हूँ, नयन भरा जल गो बांग्लार आंचल भरा पद्म फूल। बांग्लार की जो ये जो खून की आंसू जो बंगाल ने पिछले 50 साल तक रोई है, बंगाल जो दुर्गा की भूमि है, उसके चलते माँ दुर्गा ने बंगाल के जनता के माध्यम से झोली में भर भर के भाजपा के झोली में कमल दे दी है। और इसकी संदर्भ अगर मैं दुर्गा स्तुति से करूं या फिर कालिका पुराण से करूं, तो मैं कहूँगा कि ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाई वुच्छे, ओम ऐम रीम क्लीम टीएमसी कांग्रेस विच्छे। अब यही मंत्र जो है घुसपैठियों पे भी लागू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और इसलिए लागू होगा कि माँ दुर्गा की 1000 भुजाओं में अगर किताब भी है, शास्त्र अगर है तो शस्त्र भी है। और इसीलिए सहस्र शास्त्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, यानी कि 1000 भुजाओं में 1000 किताबें हैं नॉलेज का, वेद से लेके उपनिषद से लेके शास्त्र से लेके सब चीज़ें। और जब उत्पात मचाते हैं, जब रक्तवीच, धूम्रलोचन, महिषासुर, ये सब के सब जब बहुत ज़्यादा
प्रलय मचाते हैं पूरे समाज में सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए, तो वही माँ गौरी की सौम्य रूप और वही उमा की सौम्य रूप फिर विराट रूप लेती है कालिका के, तारा के, या फिर आपके सिद्धिदात्री के, या फिर आपके महिषासुरमर्दिनी के, और फिर वो स्तुति किया जाता है सहस्र शस्त्र हरि देवी नारायणी नमोस्तुते, यानी कि आपके हजार भुजाओं में प्रलय का स्थिति को रोकने के लिए हजार भुजाओं में आपने हजारों शस्त्र उठा लिए हैं दमन करने के लिए रक्तवीज, धूम्रलोचन और महिषासुर की। मैं आपके साथ जी न्यूज़ में टीवी डिबेट में था। जब जब ममता का नाम आता आप गुस्सा हो जाते, क्यों? गुस्से की क्या वजह है? गुस्सा नहीं, मतलब कि ममता दीदी के लिए इतना सम्मान है कि वो कहीं ना कहीं पे रौद्र रूप का चेहरा सामने आ जाता है। और उसके पीछे बहुत ज़्यादा कारण है, क्योंकि मेरा बचपन ही गुजरा है बंगाल, असम और मेघालय में। मैंने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर संयोजित प्रयोजित वे में षड्यंत्र रचाया गया है, ना केवल खाली धर्म परिवर्तन का, पर उसके साथ साथ अवैध रूप से घुसपैठियों को जिस तरह से एक श्रेय दिया गया है और एक सुरक्षा कवच दिया गया है। तमाम जितने सारे सरकारें हैं, पहले वामफ्रंट की सरकार, उसके बाद ममता दीदी की सरकार, उससे पहले वामफ्रंट से पहले कांग्रेस की सरकार, और आसाम में भाजपा की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार। तो मैंने देखा है कि कैसे जबरन भूमियों पे कब्ज़ा किया गया है, कैसे माँ बेटी बहनों की बहुओं की इज्जत लूटी गई है, और उसके साथ साथ किस तरह से जबरन कब्ज़ा करके भूमि पे सांस्कृतिक चीज़ों पे, और फिर एक तरह से अपना जो रोहिंगा वाला जो सोच है और तालिबानी सोच है उसको किस तरह से बाय फोर्स वहाँ पे लागू किया गया है, और किस तरह से ओरिजिनल संस्कृति को बर्बाद किया गया है। बंगाल की अपने आप एक गर्वशाली इतिहास रहा है। आसाम की तो जिक्र आपके रामायण में भी है, महाभारत में भी है, बंगाल का भी जिक्र रामायण महाभारत में है। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि जिस तरह से संयोजित प्रायोजित वे में ये आक्रांता है, जिस तरह से लगातार सिस्टमेटिक वे में चीज़ें किए हैं, बख्तियार खिलजी के आने के बाद वहाँ से शुरुआत हुई और अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। और उसी के चलते जो बांग्लादेश है, मौजूदा बांग्लादेश, या फिर बर्मा का जो अराकान प्रदेश है, जो कहीं ना कहीं पे एकदम बिल्कुल संस्कृति का और सनातन धर्म का केंद्र था, वो जिस तरह से धर्म परिवर्तित होकर जिस तरह से बदला गया है, उसको जो मॉडल बांग्लादेश में इन आक्रांताओं ने अपनाया था बख्तियार खिलजी के बाद से लेके आपके सिराजुद्दौला से लेके तमाम जितने हैं, वो ही मॉडल आसाम में भी अपनाने की कोशिश हो रही है, वही मॉडल पश्चिम बंगाल में अपनाने की कोशिश हो रही। जो कुछ मध्यकाल में अराकान में हुआ, म्यांमार में, या फिर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, वही अब आधुनिक काल में मौजूदा बंगाल में, आसाम में, और केवल आसाम नहीं पूरे पूर्वोत्तर में। अभी आपके साथ में चर्चा कर रहा था कि नागालैंड में किस तरह से एक पूरा संयोजित वे में किस तरह से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। डिमापुर के आसपास, कोहिमा के आसपास के इलाके को, वहाँ के जो बहुत ही इनोसेंट जो सेमा ट्राइब की जो लड़कियां हैं, उनको बरगला के फुसला के किस तरह से वो बांग्लादेशी रोहिंगा आके फिर शादी करके और फिर कन्वर्ट करके और किस हिसाब से धर्म को परिवर्तित किया गया है। इम्फाल में आज हर कोई चिल्लाता है मणिपुर 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 के लेके, ये तमाम जितने सारे आंदोलनजीवी हैं। मैं कहता हूँ कि कभी गए हो मणिपुर जाओ, जाके रहो 2 साल, समझ में आ जाएगा चीज़ें। जिस हिसाब से वहाँ पे जो मणिपुरी नागा हैं या फिर कुकी हैं, जो मणिपुरी कुकी हैं, उनके बेटियों को जिस तरह से बरगला के और जिस हिसाब से पैसा, ये जो आपके जो पेट्रो डॉलर्स जिसको बोले ना, जो अरब से आता है, उसका बौछार करके किस हिसाब से एक तरह से लालच दिखा के इंड्यूसमेंट के माध्यम से किस हिसाब से शादी करके धर्म परिवर्तित किया
करवाया जा रहा है। मेघालय में भी वही हाल है, गारो हिल्स में या फिर खासी हिल्स में। आज अगर मेघालय के लोग अगर सरेआम बाहर आ रहे बांग्लादेशियों के विरोध में, या फिर अरुणाचल में आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ है आपके ईटानगर और बाकी जगहों पे अरुणाचल के, वहाँ के स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मस्जिदों पे आक्रमण हो रहा है क्योंकि अवैध रूप से उनके ज़मीनों को कब्जा करके मस्जिद बनाया गया है और कन्वर्शन बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। वहाँ पे भी त्रिपुरा का भी वही हाल है। तो सारा पूर्वोत्तर भारत, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ये संयोजित प्रायोजित में पूरा कार्यक्रम चल रहा है। मुझे अभी भी याद है जब राजीव गांधी जी की जब सरकार थी तो उस दौरान एक गृह मंत्रालय का एक बहुत ही गोपनीय रिपोर्ट आया था जिस पे बाकायदा उल्लेख किया गया था कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ईस्टर्न पाकिस्तान बनाने की। अब ईस्टर्न पाकिस्तान कौन सा एरिया है? ईस्टर्न पाकिस्तान में बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, बंगाल है, पूर्वोत्तर राज्य है, बांग्लादेश है और अराकान है, जो म्यांमार का अराकान। तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम है जिस पे अरब की पेट्रो डॉलर आती है, आईएसआई का पूरा मदद मिलता है और आईएसआई के जितने सारे स्लीपर सेल्स है बांग्लादेश में, अराकान में, ये तमाम जितने सारे रोहिंग्या वाहिनी के लोग हैं वो लोग मतलब कि विस्फोट के हिसाब से काम करते हैं, मानव बम के हिसाब से, और उन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें होता है। इस पे आपके जो नार्को जो टेररिस्ट है या फिर ड्रग्स जो बेचते हैं ना, क्योंकि ये एरिया कहीं ना कहीं पे गोल्डन ट्रायंगल पे भी पड़ता है, जो थाईलैंड और मलेशिया और वहाँ पे जहाँ पे अफीम की बहुत बड़े लेवल पे चास होती है। तो वो जो नार्को स्मगलर्स है, वो नार्को स्मगलर्स का ये तमाम जितने सारे आतंकवादी संगठन हैं इनके साथ गठजोड़ है और उसके साथ साथ क्रिश्चियन चर्च का भी एक बहुत बड़ा योगदान है इसके पीछे, क्योंकि तमाम जितने सारे आपके जो पूर्वोत्तर राज्य के जितने सारे हिल स्टेट है, चाहे वो नागालैंड है, मिज़ोरम है, फिर आपके ये मणिपुर का कुछ हिस्सा है, मेघालय है, ये सब क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। तो कहीं ना कहीं पे जो कैथोलिक चर्च है, कैथोलिक चर्च का एक बहुत बड़ा योगदान है भारत के विरोध में गतिविधि चलाने में, और उस पे उनको सुनहरा अवसर मिलता है जब वो लोग अंदर खाने जितने सारे जो मिलिटेंट आउटफिट्स है, जैसे आपके कुकी मिलिटेंट आउटफिट है, नागा मिलिटेंट आउटफिट है, उल्फा हो गया है, ये तमाम जितने सारे मिलिटेंट आउटफिट है जो सैकड़ों सालों से भारत सरकार के विरोध में जंग लड़ रहे हैं, तो वो उनका कहीं ना कहीं पे साठगांठ आईएसआई के जो तमाम एजेंसीज हैं उनके साथ करते हैं। तो इसीलिए ये और ज़्यादा खतरनाक होते जाता है। एक तो है कि आपके अरब का पेट्रो डॉलर है, पाकिस्तान का पूरा हाथ है इस पे, और वेटिकन चर्च का कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट होता है, अब मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, और इसलिए वो प्रूफ करना बहुत जटिल होता है, मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं पे पुख्ता सबूत तो ज़रूर मिल जाता है। और चीन का तो हमेशा से ही इन एरिया पे एक नज़र रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत को अगर रोकना है और भारत की जो उफाम है विकसित भारत को लेके, और जिस हिसाब से भारत की प्रगति हो रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, भारत का जो छवि बदला है पिछले 12-13 साल में, उसके चलते चीन को बहुत ज़्यादा खतरा महसूस होता है एशिया प्रशांत में। तो इसलिए चीन का भी इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे क्षेत्र को लेके, आईएसआई है, फिर चर्च का कहीं ना कहीं पे, वेटिकन चर्च का कहीं ना कहीं पे अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। तो इसलिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और बचपन से मैंने देखा है कि किस तरह से शहर के शहर, मोहल्ले के मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट, जो ओरिजिनली आदिवासी जनजातियों का रहा है या तो फिर हिंदू समुदाय के रहा है, आज के डेट में वो बिल्कुल एकदम ऐसा वहाँ का माहौल है, लगता है कि आप सीधा इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी में आ गए हैं। बिल्कुल। अब मैं देश के कई राज्यों में घूमा, मैंने देखा कि मैं बहुत ही संदिग्ध लोगों से मिला और उनसे बातचीत करके, उनके बारे में पता करके मुझे लगा कि वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन वो सब अवैध दस्तावेज के दम पे भारत के भीतर रह रहे हैं। आप डेमोग्राफी का सवाल उठा रहे हैं। आपके यहाँ एक ज़िला है आसाम के भीतर, बारपेटा भी, जहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदली, हिंदू बहुल इलाका मुस्लिम बहुल इलाके में तब्दील हो गया। मुर्शिदाबाद की आबादी आप देखिए कि हर जनगणना में बढ़ती जा रही है।
कितनी बड़ी समस्या है। ममता बनर्जी ने कैसे पूरा बांग्लादेश, आधा बांग्लादेश बंगाल के भीतर बसाने की कोशिश की। क्या बंगाल के भीतर एक नए बांग्लादेश का जन्म हो चुका है। बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस बेल्ट में जहां बीजेपी ने, जहां बेलडांगा में जो मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बन रही है बाबरी, मालदा में जहां बीजेपी को सीटें मिली, वो दिनाजपुर में जहां बीजेपी को सीटें मिली, ये वो इलाके हैं जहां घुसपैठियों की संख्या सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। आसाम में आप 5-7 ज़िलों का नाम मुझे गिना रहे थे जहां पे घुसपैठियों की संख्या ज़्यादा है। ये कितनी बड़ी समस्या है। मैंने काम किया है, लोग जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, लोग जानना चाहते हैं कि इनको बाहर कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि ये किसी राज्य सरकार की पुलिस का मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला है। और ये जो घुसपैठिए हैं वो सभी राज्यों में फैले, लेकिन ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनका आधार कार्ड, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, आपके आसाम के ही आने वाले जो मुस्लिम नेता हैं बदरुद्दीन अजमल, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग बांग्लादेश और रोहिंग्या, जो लोग आसाम का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से कई नेता हैं खासतौर से पश्चिम बंगाल में जो उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं। तो अब भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कहते हैं कि भाई घुसपैठियों का मुद्दा है, ये हमारा रोजगार खा रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रहे हैं, इनको हम खदेड़ेंगे। अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में है, पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब भारत के लोगों को क्या मिलने वाला है, कैसे घुसपैठ का ये मुद्दा ख़त्म होने वाला है, क्या रणनीति रह सकती है? देखिए, जहाँ बात आती है कि घुसपैठियों का मुद्दा, ये घुसपैठियों का मुद्दा आज से नहीं है। मैंने जैसे कहा कि इतिहास के पन्ने उठा के देखेंगे तो वहीं से शुरुआत होती है, जब से जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है, और ये मध्यकाल से शुरू हुआ है। आपने बरपेटा का उल्लेख किया, आपने मुर्शिदाबाद मालदा का उल्लेख किया। मैं तो कहूँगा कि ये एक बहुत लंबा चेन है। चेन इसलिए क्योंकि बंगाल पे आप आ जाइए, बंगाल पे आप कूच बिहार, फिर दिनाजपुर, फिर मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, फिर वहाँ से नीचे की तरफ जाइए, हुगली हो गया, हावड़ा हो गया, उत्तर 24 परगना हो गया, दक्षिण 24 परगना हो गया, फिर उधर से मेदिनीपुर हो गया, फिर आपका बोलपुर वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गया। फिर उसका एक बाकायदा कॉरिडोर जाता है झारखंड के तरफ, संताल परगना पे, और एक और कॉरिडोर जाता है उड़ीसा की तरफ। वो भी संताल परगना जो है, उड़ीसा में जो अनुसूचित जाति जनजातियों का जो जहाँ पे उनका अच्छा प्रतिशत है, वहाँ पे ये एक बाकायदा संयोजित प्रायोजित वे में टारगेट कर रहे हैं लोगों को। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो किशनगंज हो गया आपका बिहार में, फिर आपका कटिहार हो गया बिहार में, ये सारा उसी कॉरिडोर का हिस्सा है। यहाँ से फिर आप कूच बिहार से आप घुसिएगा, घुसने के बाद फिर आपको ग्वालपारा मिलेगा, नलबारी मिलेगा, बरपेटा मिलेगा, फिर धुबरी मिलेगा, फिर नौगांव मिलेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लगभग डेमोग्राफी को बदल दिया है या फिर बदल होने के कगार में है। फिर आता है आपका मध्य आसाम, जो मिडिल आसाम, वहाँ पे क्योंकि अलर्टनेस बहुत ज़्यादा है, सक्रियता बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक केंद्र है गुवाहाटी वगैरह, तो वहाँ पे उतने सिस्टमेटिक वे में आराम से नहीं कर पाते हैं। पर फिर इनका जो मेन केंद्र रहता है, दूसरा पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ पे इस तरह से प्रायोजित वे में चीज़ें कर रहे हैं, वो फिर अपर असम होता है, जहाँ पे हुजाई हो गया, लंका हो गया, फिर आपका धेमाजी हो गया, फिर उसके साथ साथ आपका तिनसुकिया हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, और फिर अलग अलग शाखाओं में ये एक्सटेंड होता है। एक शाखा तो जैसे मैंने उल्लेख किया था दीमापुर वगैरह, कोहिमा वगैरह, नागालैंड, एक फिर अरुणाचल की तरफ ईटानगर वगैरह, ये सारे हो गया। एक आता है मणिपुर की तरफ, चुराचांदपुर, इम्फल, काकपांग की डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सब हुआ। और ये जो नीचे वाला जो जहाँ पे मैंने कहा था कि ग्वालपारा, धुबरी वगैरह, वहाँ से घुसपैठ करते हैं फिर आपके वेस्ट गारो हिल्स पे, ईस्ट गारो हिल्स पे, मेघालय पे, और जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स पे। तो ये एक संयोजित प्रायोजित वे में है। दूसरा शाखा है आपका चट्टग्राम से बांग्लादेश का, फिर आपका त्रिपुरा जिला है बांग्लादेश में, वहाँ से फिर त्रिपुरा पे घुसते हैं, त्रिपुरा के थ्रू फिर मिज़ोरम, फिर आगे की तरफ।
बर्मा में भी इसकी एक कनेक्ट है। अराकान में रोहिंग्याओं को क्यों खदेड़ के भगाया गया है और बर्मा के जनता ने क्यों भगाया है कत्लेआम मचा के, वो इसलिए क्योंकि वहाँ की जो बौद्ध संस्कृति है, जो वहाँ की जो ओरिजिनल संस्कृति है, उस पर जबरन कब्जा कर रहे थे, धर्म परिवर्तित कर रहे थे, उनके ज़मीनें ले रहे थे, बौद्ध मंदिरों को खंडित कर रहे थे, तोड़ रहे थे और उसके साथ साथ हर तरह के गंदगी फैला रहे थे। तो ये केवल खाली धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। आज के डेट में तमाम जितने सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं जो ड्रग्स की व्यवसाय करते हैं, उसके साथ साथ तस्करी की जहाँ बात आती है, फिर अवैध रूप से इलीगल आर्म्स वगैरह, सारे चीज़ों पे इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये जो रोहिंग्या वाहिनी है। और दुर्भाग्यपूर्ण इस पे ये और ज़्यादा चिंताजनक इसलिए हो जाता है और दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनका काम होता है कि इन सब चीज़ों को रोकना, वो केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते नज़रअंदाज करते हैं या फिर जानबूझ के और ज़्यादा पेट्रोनाइज करते हैं। दो उदाहरण देता हूँ मैं। एक है मौजूदा आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर बंगाल के ममता बनर्जी जी, दूसरा आसाम में बीजेपी सरकार आने से पहले हितेश्वर सैकिया और तरुण गोगोई और हितेश्वर सैकिया दोनों कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे रहे हैं और बहुत लंबे समय तक सीएम रहे हैं। तरुण गोगोई जी ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जो आईएमडीटी एक्ट है, जो एक स्पेशल प्रावधान है इलीगल फॉरेनर्स को डिटेक्ट करके बाहर करने की, आसाम के लिए भारत सरकार ने दिया है, ये वहाँ के संस्कृति को बचा के रखने के लिए। तरुण गोगोई जी ने बाकायदा कहा था कि आईएमडीटी एक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है और ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट दे के सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने कहा था कि मेरे आसाम में एटाओ बांग्लादेशी मियाँ नाई, मतलब कि एक भी बांग्लादेशी मियाँ मेरे आसाम में नहीं है। जबकि उस समय के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट उस समय उल्लेख करती है कि लगभग 2 करोड़ के आसपास इलीगल इमिग्रेंट हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम, जो आसाम में बसे हुए हैं। उन्होंने आधार कार्ड ले लिया, वोटर आई कार्ड ले लिया, ज़मीन का पट्टा ले लिया, क्योंकि सारे जितने सारे कांग्रेस के एजेंट होते थे वही लोग उन लोगों को प्रोवाइड करते थे। जैसे ही आप धुबरी से इस तरफ आए, ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत विशाल है वहाँ पे, आप बांग्लादेश के उस साइड से अब धुबरी पे आ गए, धुबरी के ब्रह्मपुत्रा नदी के इस तरफ, नदी के पार पे ये लोग एजेंट खड़े रहते थे। 500 टाका इनको दो, टाका जो बांग्लादेश का टाका है, या फिर 1000 टाका दो, और वहीं पे हाथों हाथ आधार कार्ड, ज़मीन का पट्टा, वोटर आई कार्ड, सारी चीज़ें दे देते थे और उसके बाद फिर फैल जाते थे आसाम में। 8-10 साल आसाम में रहे, आसाम के बाद बंगाल के माध्यम से बिहार में, उत्तर प्रदेश, मुंबई वगैरह, जम्मू कश्मीर, हर जगह पे फैल जाते हैं और फिर इनको तलाशना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है कि बंगाल में भी वही मॉडस ऑपरेंडी अपनाया गया। पहले वाम फ्रंट ने किया, ज्योति बोस की सरकार और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की सरकार ने, और उसी मॉडल को ममता दीदी ने अपनाया। शुरुआत में तो ममता दीदी खतरनाक विरोध करती थी बांग्लादेशी मुसलमानों की और घुसपैठियों की और रोहिंग्याओं की। और आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी, पहले सरकार 2004 के बाद जब यूपीए की सरकार बनी तो उस दौरान ममता दीदी ने तो बाकायदा बिल फाड़ा था संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर बिल फाड़ के और स्पीकर के मुंह पे बिल फेंका था, फेंक के बोला था कि আমার বাংলার পুরো ভৌগোলিক সমীকরণ বদলে যাচ্ছে আর রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি মুসলমান এসে कब्जा করে নিচ্ছে और इस पे रोकने की आवश्यकता है। वाम फ्रंट की सरकार खुलेआम छूट दे रही है। वो ममता दीदी और आज के डेट के ममता दीदी, आज के डेट में ममता दीदी क्या बोलती है? ममता दीदी बोलती है, एरा तो हमार दूधेल गाय, एদের लात खेते राजी आची, ये मेरे दूधेल गाय हैं, मतलब दूध देने वाली गाय हैं और मैं इनके लात खाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जब रोहिंग्या का मुद्दा जब सामने आया 2014 के बाद, और जब पूरे राष्ट्रीय लेवल पे जब वो फैलने लगा रोहिंग्या का मुद्दा, उस समय ममता दीदी ने बाकायदा पब्लिक रैली पे बोली थी, रोहिंग्या जाबे हमार लाशेर ऊपर दिए, रोहिंग्या जाएंगे मेरे लाश के ऊपर से। तो इस तरह का बयानबाजी जो ममता दीदी कभी सनातन धर्म के रक्षा के लिए कमर
को वो करके आंचल को बांध कर टाइट करके क्या एकदम कमर कस ली थी कि सनातन संस्कृति खतरे में है बंगाल में और उसको बचाने के लिए ये तमाम जितने सारे घुसपैठी हैं इनको बाहर करना है और धक्के मार के तड़ी पार करना है। वही ममता दीदी फिर दुधेल गाय की जय जयकार करने लगी। वही ममता दीदी फिर बोलती है कि जय श्री राम बोल चीज सामने आए तो ते चामड़ा छेड़े देवो। जय श्री राम बोल रहे हो, सामने आओ, तुम लोगों का चामड़ा में स्किन को मैं निकाल लूंगी। मुझे ये बात बताइए कि मेरा ये सवाल है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के भीतर, और जो आप तरुण गोगोई और बाकी लोगों का नाम आप ले रहे हैं, उन लोगों ने कितने बांग्लादेशियों को मौका दे दिया भारत में बसने का, रहने का, ज़मीन खरीदने का, और वे चेन कैसे उत्तर भारत तक पूरी तरीके से फैल गई और उधर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में फैल गई। कितना बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का ज़मीन पे। मैं ज़मीन पे ग्राउंड रिपोर्ट करने गया हूँ और आप घुसपैठ को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप भी जेएनयू से पढ़े हुए हैं, प्रमोद महाजन के साथ आपने काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आपने काम किया, राजनाथ सिंह के साथ आपने काम किया, और अभी आप काम कर रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ। कितना बड़ा मुद्दा है, बीजेपी कितनी संवेदनशील है इस मसले को लेकर, कैसे इनको बाहर किया जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल, अब बंगाल आपके पास, असम आपके पास, पूर्वोत्तर आपके पास, देश आपके पास, अब सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, आप तो डिलीवर करना ही होगा। एज एन इंटरनेशनल कंजर्वेटिव एक्सपर्ट के नाते मैं कहूँगा कि अब अगर आप डिलीवर नहीं किए तो कभी नहीं, और वो कभी दोबारा कुदरत आपको मौका भी नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। भारत के संस्कृति खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, भारत की जो भौगोलिक चीज़ें हैं वो खतरे में है। हम लोगों के जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, जो स्ट्रेटेजिक जो अलायंस है, जो पोजीशनिंग है भारत का, वो उस पर बहुत बड़ा चुनौती है ये। और ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया था कि किस तरह का चुनौती है और कितना गहरा है ये चुनौती। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए करना पड़ा क्योंकि पहलगाम हुआ था, और मैं लिख के दे सकता हूँ कि 5 महीने बाद या फिर 5 साल बाद या फिर 6 महीने बाद दोबारा पहलगाम हो सकता है इस देश में, दोबारा मुंबई हो सकता है, दोबारा पार्लियामेंट अटैक हो सकता है। 6 महीने बाद आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ये जो रक्तबीज और जो महिषासुर बैठा हुआ है ना सड़क के उस पार, रावलपिंडी और लाहौर में, और इस तरफ ढाका में, और आपके सिलेट और नोआखाली में जो ISI के जितने सारे पिट्ठू हैं, वो लोग तो शांत बैठेंगे नहीं। उनको तो गंदगी मचाना ही है, और गजवाए हिंद का जो सपना है उन लोगों का 2050 तक, उसको वो लोग किसी भी तरह से लागू करना चाहते हैं, और उसके लिए कमर कस के लग गए हैं, वो लोग लामबंद हो गए हैं। और इसीलिए मैं कहूँगा कि बांग्लादेश में अभी थोड़ा सा संतुलन है, क्योंकि नया सरकार आया है, और नया सरकार कहीं ना कहीं पे उदारता दिखाने की कोशिश कर रही है और उदार छवि बनाने की कोशिश कर रही है। पर बांग्लादेश के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके माँ भी प्रधानमंत्री रहे हैं, खालिदा जिया, और खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री थे, सबसे ज़्यादा हिंदुओं का नरसंहार खालिदा जिया के टेन्योर में हुआ है बांग्लादेश में। तो कितना वो धर्मनिरपेक्ष है मौजूदा प्रधानमंत्री, या फिर कितना हकीकत में उस चीज़ को मानते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर जिस तरह का हालात यूनुस ने तैयार किया था बांग्लादेश में, वो बहुत बड़ा चुनौती था। और मुझे तो डर लग रहा था कि पहलगाम अगर पाकिस्तान अगर वहाँ पे कश्मीर पे करवाया है, यूनुस अगर रह जाता तो शायद मुर्शिदाबाद या फिर मालदा में, या तो फिर आपका ग्वालपारा में, या फिर बरपेटा पे, या फिर धुबरी पे, बिल्कुल उससे भी बड़ा और उससे भी खतरनाक कुछ हो सकता था, और शायद वो दुगना होता पहलगाम के मुकाबले में। तो इसलिए खतरा बहुत ज़्यादा है। और मैं मानता हूँ कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, सारे जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो राष्ट्रवादी विचार को मानते हैं, या फिर जो लोग कम से कम भारत को मानते हैं, चाहे राष्ट्रवादी विचारधारा को माने या ना माने, भारत को मानते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियली तो भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता को ऑफिशियली तो नकार नहीं सकती है, और ना ही खंडित कर सकती है, ना ही उसको डिनाई कर सकती है। तो जब आप संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ लेते हो कि भारत की अखंडता को बरकरार रखोगे, तो उसी चीज़ के चलते मेरा गुजारिश रहेगा कि ये बहुत बड़ा चुनौती है, वो
वो छिचौड़ा वोट बैंक की राजनीति के चलते अभी आप नहीं समझ पा रहे हो। आप ही के आगे की पीढ़ी जो है 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद वो भारत में रह नहीं पाएंगे। या तो वो धर्म परिवर्तित हो जाएंगे या तो फिर उनको पलायन करके भागना पड़ेगा भारत से, अभी अगर इस चुनौती को रोका नहीं गया। और इसीलिए इतना बड़ा खतरा है। आपने बरपेटा का उल्लेख किया है, शायद आपने सुना होगा प्रतिमा बाइडो के बारे में। प्रतिमा बरुआ जो बहुत मशहूर गायिका रही हैं, वो इसी बेल्ट की है, ग्वालपारा बरपेटा बेल्ट की। ग्वालपारा और बरपेटा जो है वो आसाम के जो बुरंजी इतिहास जो है ना, आसाम के जो सनातनी इतिहास है, जो माधवदेव शंकरदेव की जो इतिहास है, जो माजुली से प्रभावित है, ग्वालपारा और बरपेटा एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है लोअर आसाम पे। पर आज क्या वहाँ पे बुरंजी की चीज़ें दिखाई देती है? क्या आज वहाँ शंकरदेव माधवदेव की जो इतिहास है, उनकी जो कथाएं है, कितने घरों में वो पढ़ा जाता है? मोर अहम तो माने एकदम खत्म हो गल। আৰু এটা বিস্ফোটত বহি আছে অসম। आज की डेट में आसाम इज़ इन अ लिविंग वॉल्केनो, इन जीता जागता वॉल्केनो के ऊपर है। जब बंटवारा हुआ था आसाम में माइनॉरिटी पॉपुलेशन कितना था पहले सेंसस के हिसाब से? 1951 में 7% था, 7%। और आज ये पॉपुलेशन जाके 40% हुआ है। बंगाल का जब बंटवारा हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चलते पश्चिम बंगाल भारत में रह गया, नहीं तो जिन्ना ने तो ले लिया था पश्चिम बंगाल को भी। बंगाल का बंटवारे के बाद 5% पॉपुलेशन मुसलमानों का था बंगाल में। आज कैसे वो 34% हो गया है, 32-34%। मुर्शिदाबाद का आपने उल्लेख किया है, मालदा का आपने उल्लेख किया है। मालदा में आज के डेट में 51% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, जबकि बंटवारा के बाद वो मुश्किल से भी 3-4% था। मुर्शिदाबाद में बंटवारा के बाद द पॉपुलेशन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी वाज अराउंड 47%। आज वो जाके ऑलमोस्ट अराउंड 77% हो गया है। इतनी छलांग बात रेट पे कैसे हो सकता है बायोलॉजिकली? या फिर अगर कंट्रोल्ड वे में हो तो इतना छलांग तो नहीं मार सकता है ना, इतना प्रतिशत नहीं हो सकता है जहाँ पे मतलब कि 200-300% ज़्यादा उफाम है पॉपुलेशन पे। ये ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि घुसपैठ बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। और ये आसाम की दर्द भरी कहानी है, ये बंगाल की दर्द भरी कहानी है। जो आसाम और बंगाल आज जो झेल रहा है, कल को बिहार झेलेगा, कल को उत्तर प्रदेश झेलेगा, कल को झारखंड झेलेगा, कल को उड़ीसा झेलेगा, कल को जम्मू कश्मीर झेलेगा, दिल्ली झेलेगा, महाराष्ट्र झेलेगा, हर प्रांत झेलेगा। अछूत नहीं है इस चीज़ से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और पूरा जो ये संघ परिवार का जो एक विचारधारा है, ढांचा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको रोका जाए और इसको किसी तरह से इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर नहीं ख़त्म किया जाएगा तो भारत का तीसरा बंटवारा, चौथा बंटवारा, पांचवा बंटवारा किसी भी समय हो सकता है और वो दिन दूर नहीं है। बिल्कुल, इसी मतलब आपने टॉस कर दिया। मेरे मन में वही सवाल चल रहा था कि जब मैं मुर्शिदाबाद जब मैं गया तो मैंने ये महसूस किया कि वहाँ पे जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहाँ पे बंधक बनाया दीपू दास की तरह, मुझे भी ज़िंदा जलाने की कोशिश की, हम बच गए। लेकिन मैंने ये महसूस किया और बहुत सारे लोगों से पूछा कि भारत तो सपना देख रहा अखंड भारत अपनी सीमा को मजबूत करने की बात कह रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के राज में जब मैं बंगाल गया, मैं एक पत्रकार के नाते ये महसूस करके आया कि वहाँ पे भारत के और खंड करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ख़ास तौर से मुर्शिदाबाद। तो सवाल ये है कि अब ममता बनर्जी ने बीते 15 सालों में बंगाल को कितना बांग्लादेश बना दिया है? देखिए, मैं लगातार कहता आया हूँ कि अगर अभी रोका नहीं गया तो ये अगला 5 साल 10 साल के अंदर पश्चिम बंगाल जो है वो पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा और ये सच्चाई है। और आसाम भी बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा अगर उसको और कठोर वे में अगर नहीं रोका जाता है। वो तो माँ कामाख्या की बहुत बड़ा वरदान है और माँ दुर्गा की बहुत बड़ा वरदान है कि बंगाल को मुक्ति मिली है और सही मायने में बंगाल आज़ाद हुआ है अब। क्योंकि 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया था, पर इनके जो शिकंजे हैं ना, इस शिकंजे से और इनके जो ये जो जाल है, इस जाल से अब जाकर बंगाल को मुक्ति मिली है और आसाम को 10 साल पहले मुक्ति मिल चुकी है। पर इसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि हम लोग धृतराष्ट्र या फिर गांधारी की तरह आंख बंद करके बैठे रहे कि हाँ भाजपा की तो सरकार आ गई, राष्ट्रवादी सरकार आ गई तो अब तो हो गया काम। ये नहीं चलेगा, क्योंकि संयोजित प्रायोजित वे में बहुत अंदर खाने काम कर रहे हैं ये सब के सब, और उस पे पूरा विपक्ष का कुंभा का एक श्रेय है, एक उंगली जमा पहना के रखे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर सेकुलरिज्म के नाम पे। तो इसलिए खतरा बहुत ज़्यादा है। भारत की जो चुनौती है केवल ये अंदरूनी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, क्योंकि ये तमाम जितने सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, मेंबर्स है, वो भारत के अंदर में तो लाखों में है, मतलब कि डॉर्मेंट है या तो फिर प्रोएक्टिव है, और भारत के बाहर भी लाखों में है, चाहे वो रावलपिंडी में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो चीन में हो, चाहे वो अरब देशों में हो, चाहे वो पश्चिम के देशों में हो। तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भारत के बाहर भी हैं और अंदर भी है। तो इसलिए चुनौती जो है वो दुगना है, क्योंकि अजीत डोभाल जी ये बात कहते हैं ना कि अब जो लड़ाई है वो 3 मोर्चों पे है, 1.5 मोर्चों पे है। वो मोर्चा क्या है, सरल भाषा में अगर समझना चाहें, ये घुसपैठ भी एक मुद्दा हो सकता है उसमें। बिल्कुल, अजीत डोभाल जी 3 मोर्चे पे कहते हैं, मैं कहता हूँ वो 7 मोर्चे पे हैं। 7 मोर्चे पे इसलिए क्योंकि पश्चिम में है ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, फिर आपके यूरोप में है, अमेरिका में है, तो वो तो एक मोर्चा हो गया। दूसरा मोर्चा आपका हो गया मध्य एशिया, फिर अरब, इसको 2 हिस्से में बांट सकते हैं। वो 2 एक और मोर्चा हुआ जहाँ से पेट्रो डॉलर आता है और उसके साथ साथ आपको हर तरह का मदद मिलता है। तीसरा मोर्चा हो गया आपका ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये वाला जो बेल्ट है, ये तीसरा मोर्चा हो गया जहाँ से बाकायदा हथियार, अफीम और उसके साथ साथ प्रशिक्षण, आतंकवादियों को मानव बम की प्रशिक्षण यहाँ से मिलता है। चौथा मोर्चा जो मैं कहूँगा अभी बहुत हद तक वो कम हुआ है, पर कहीं ना कहीं भी अभी भी कश्मीर में है वो चीज़ जहाँ पे इस तरह के लोग अभी भी मौजूद है। तो ये 5वां मोर्चा हो गया। फिर आप आइए नेपाल के जो पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे जो ये तराई वाले इलाके में जो मदरसा इलीगल बहुत अचानक पनप गए हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं जो या तो इस्लाम को मानने वाले या फिर धर्म को परिवर्तित करके मिक्स्ड मैरिजेस के माध्यम से एक कुंभा वहाँ पे तैयार हुआ है। वहाँ से तस्करी, वहाँ से इलीगल आर्म्स, वहाँ से ड्रग्स, ये सारी चीज़ें, हथियार वगैरह आता है। तो ये तो 5वां हो गया। छठा मोर्चा हो गया बांग्लादेश के साथ साथ स्लीपर सेल्स जितने आसाम में है, पूर्वोत्तर में है, बंगाल में है ये। और 7वां मोर्चा हो गया अराकान, बर्मा अराकान पे, जहाँ पे रोहिंग्या का गढ़ है। तो ये 7 फ्रंट पे लड़ाई है भारत की, और अजीत डोभाल जी उसको थोड़ा संक्षेप में बताते हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। हकीकत में ये सच्चाई है और यही चीज़ है अब। और इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल बीजेपी की सरकार आ गई तो उसके चलते बस काम हो गया और आग बंद करके बैठे रहे, ये नहीं है, क्योंकि खतरा बाहरी है, अंदर की भी है, और उसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ सत्ता के लोभ के चलते जो विपक्ष में है, और उसके साथ साथ जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते उन लोगों ने जो एक राजनीति, एक उंगली जमा पहना के रखे हैं इन सब चीज़ों पे, इन सब गतिविधियों पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, इसलिए चुनौती बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल अकेले अपने बलबूते पे नहीं, हर नागरिक को सक्रिय होना पड़ेगा, हर नागरिक को अलर्ट होना पड़ेगा। सामाजिक संस्थाएं जितने सारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने सारे हैं, उद्योग घराने के लोग में जितने उद्योग घराने में जो लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेट जगत के लोग, मीडिया के जगत के लोगों को, सबको सक्रिय होकर लामबंद होकर इस चुनौती को हैंडल करना होगा। ये चुनौती अगर लामबंद होकर अगर हैंडल नहीं करेंगे तो ये चुनौती बहुत विस्फोटक रूप ले सकता है। और जैसे आपके सतयुग में और त्रेता युग में जो हम लोग रक्तबीज और महिषासुर और धूम्रलोचन की कहानी जो सुनते हैं ना, वही मॉडर्न जगत में यही लोग हैं। तो सतयुग और आपके मतलब कि त्रेता युग के कहानियों से सीख मिल के हमें इस चुनौती को हैंडल करने की आवश्यकता है। वो उस मानसिकता के लोग उस समय भी मौजूद थे जो राक्षस प्रगति के हैं, और उस मानसिकता के लोग आज भी मौजूद हैं, केवल वही है कि रूपरेखा बदल गया है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग तो देशद्रोह के मुकदमे में जेल में बंद हैं।
और उन्होंने खुले तौर पे एक धमकी दी थी भारत के लोकतंत्र को कि चिकन नेक बंद कर देंगे। अब बंगाल को और असम को जो कनेक्ट कर रहा है, जब मैं मुर्शिदाबाद गया था तो मुर्शिदाबाद होते हुए सिलीगुड़ी होते हुए चिकन नेक पार करते हुए मुझे असम जाना था, बारपेटा तक हमारी पड़ताल होनी थी। संयोग से हमारा कैमरा और माइक छीन लिया गया तो हम आगे नहीं बढ़ पाए, वापस आना पड़ा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने यह कहा, मेरे शुभचिंतकों ने, कि आप चिकन नेक जब जाएं तो आप गाड़ी से नीचे नहीं उतरिएगा, आप बच नहीं पाएंगे। आपको अगर कुछ भी दिखाना है या रिपोर्टिंग करनी है, कवर करना चाहते हैं तो गाड़ी के भीतर रहेंगे। क्या है चिकन नेक और क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए? किसने इस तरीके की परिस्थिति पैदा कर दी? कांग्रेस का क्या रोल रहा? ममता बनर्जी का क्या रोल रहा? राहुल गांधी का क्या योगदान रहा? वो एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए, चिकन नेक की जहाँ बात आती है कि बंटवारा के बाद, वो तो नेहरू जी की ऐतिहासिक मिस्टेक है। जब बंटवारा हुआ तो उस समय उनको रंगपुर रखना चाहिए था, भारत में खुलना, जौशहर, इन सबको रखना चाहिए था क्योंकि हिंदू प्रतिशत की आबादी ज़्यादा थी वहाँ पे। और जब रेफरेंडम हुआ था आपके माउंटबेटन प्लान के माध्यम से, क्योंकि माउंटबेटन प्लान या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से एक ऑप्शन दिया गया था कि लोग या तो भारत को चुने या तो पाकिस्तान को चुने, और जो लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, जो रियासत हैं। तो जब ये सारे रेफरेंडम जब हुई, ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा मौजूदा बांग्लादेश और उसके साथ साथ वेस्ट पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ इलाके हैं, और फिर आपके आसाम के कुछ इलाके पे जब रेफरेंडम हुई, सिलेट जो आसाम का हिस्सा था जो अभी बांग्लादेश में है, वहाँ पे रेफरेंडम में लोगों ने मत दिया था भारत के प्रति, सिलेट के लोगों ने। फिर वही रेफरेंडम में रंगपुर, फिर आपका जौशहर, खुलना, बोरीशाल जो पश्चिम बंगाल के साथ जो जुड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों ने रेफरेंडम दिया था भारत के लिए। उस समय के चकमा जो राजा जो चट्टोग्राम में है, जो चिटागोंग जिसको बोलते हैं, चकमा राजा बाकायदा यहाँ आए थे नई दिल्ली में पंडित नेहरू से मिलने के लिए। उनको मिलने का अवसर नहीं दिया गया। 5 दिन तक वो रुके और अपमानित होके फिर वापस चले गए। और सरदार पटेल जी से बेशक उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपनी गुहार लगाई थी कि चकमा रियासत को भारत में लीजिएगा, क्योंकि बौद्ध और हिंदू संस्कृति पे विश्वास करते हैं चिटागंग हिल ट्रैक के लोग, और हम लोग भारत में रहना चाहते हैं, हम लोग पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते। पता है पंडित नेहरू जी ने क्या कहा सरदार पटेल को? जब सरदार पटेल ये बात लेके जब गए, एक तो है कि चकमा राजा से मिले नहीं पंडित नेहरू, सरदार पटेल जब ये बात रखने गए पंडित नेहरू के पास, तो पंडित नेहरू ने कहा पटेल को, पटेल, डू यू वांट अ वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड? एक छोटा सा रियासत के लिए आप क्या चाहते हो? जंग चाहते हो क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में? ये तो बयान रहा। और उस इतना ज़्यादा अपमानित हुए चकमा राजा, उसके बाद वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना से मिलने, क्योंकि जिन्ना ने न्योता दिया था। और पाकिस्तान में जाने के बाद, न्योता मिलने के बाद, वहाँ पाकिस्तान पे गए, वो लेटर ऑफ एक्सेशन जो समझौता है कि हाँ मेरी रियासत अब पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार है, लेटर ऑफ एक्सेशन पे साइन हुआ, और चट्टोग्राम जो एरिया है वो चट्टोग्राम एरिया पूरा पाकिस्तान में चला गया। यही हालत था राजा नवाब ऑफ कलाट के साथ बलूचिस्तान के नवाब नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाए। उनके ऊपर तो बाकायदा यहाँ स्टैंड गन रख के और जेल में डाल के सिग्नेचर करवाया गया। और बलूचिस्तान 2 साल तक इंडिपेंडेंट था, 47 और 48 में। 49 में पाकिस्तान ने कब्जा किया। अब्दुल गफर खान, खैबर पख्तूनवा, जहाँ से इमरान खान है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो कतई नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का खैबर पख्तूनवा और ये सब वाजिरिस्तान वगैरह ये सब इलाका जाए। वो गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे और फ्रंटियर गांधी कहा जाता था उनको। वो तो अंत तक गुहार लगाते रहे पंडित नेहरू के पास कि खैबर पख्तूनवा को भारत के साथ उसका विलय करवा दीजिएगा, पर पंडित नेहरू ने नहीं किया। गिलगिट बल्टिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भी कहानी वही है, और उसके साथ साथ आपके अक्षय चिन का कहानी भी वही है। मैं तो सवाल ज़रूर
राहुल गांधी जी से पूछूंगा कि आप जो इतना चिल्लाते हो श्रीमान राहुल जी कि मोदी जी ने चाइना को ज़मीन दे दिया है और पाकिस्तान को ज़मीन दे दिया है, क्या आपके नाना का पर्सनल जागीरदारी था क्या, या फिर उनकी बपौती थी गिलगित बाल्टिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और आपके अक्षय चिन्ह? किस आधार पे उन्होंने चाइना को और पाकिस्तान को डाउरी के हिसाब से गिफ्ट चेक में दिए थे? केवल इंडिजिनी भाई भाई के चलते, या फिर लियाकत अली और जिन्ना के साथ इतना प्यार था उनका जिसके चलते उन्होंने ये काम किया? उसका जवाब पहले श्रीमान राहुल जी आप दीजिएगा। नेहरू जी ने किस आधार पे कोको आइलैंड जो अंडमान के ऊपर है, किस आधार पे ऊनू जो बर्मा के प्रथम प्रधानमंत्री हैं उनको किस आधार पे गिफ्ट किए थे? काओबा वैली मणिपुर का जो वो 25,000 किलोमीटर एरिया जो आज बर्मा में है, जिसके चलते कुकी का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कुकी समुदाय के लोग हैं बर्मा में, कावा वैली में, उस साइड पे। किस आधार पे आपने दे दिया था मणिपुर के राजा के इजाज़त के बिना? तो ये सब सवाल तो उठेगा, और ये सारे सवाल जब उठता है तब बहुत चुभती है। जो लोग ये सवाल करते हैं तो उनको आप लोग कम्युनल कहते हैं और उसके साथ साथ रिएक्शनरी कहते हैं। माँ भारती के भूमियों के बारे में अगर सवाल पूछा जाए, माँ भारती के भूमियों को लेके अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर मुद्दा उठाया जाए, उसके लिए अगर कम्युनल हूँ, रिएक्शनरी हूँ तो हूँ, और एक जन्म नहीं 7 जन्म तैयार हूँ उसके लिए। माँ भारती के 1 इंच भूमि पे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा और उस पे अगर सवाल उठाऊंगा और तीखे प्रहार अगर करूंगा, उसके लिए अगर आप लेबलिंग करते हो मेरे जैसे लोगों को कि कम्युनल है, फासिस्ट है, रिएक्शनरी है, तो गर्वित महसूस करता हूँ कम्युनल, फासिस्ट और रिएक्शनरी बनने में, क्योंकि आपकी तरह, आपके खानदान की तरह माँ की बंटवारा नहीं कर सकते हैं। ये जो भूमि है ये माँ है, माँ जननी, माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। इसकी बंटवारा तो कतई मंजूर नहीं है। और राहुल जी और ममता बनर्जी जी और बाकी सब, आप सबको चेतावनी देता हूँ देवी पुराण से, सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्तिभूते सनातनी गुणोमय गुणोश्रय नारायणी नमस्तुते शरणागत दिनार्थ परित्राय परायणी सहस्र शस्त्र हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक में पहला जो सेंटेंस है सृष्टि स्थिति विनाशनम, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बाकायदा इन लोगों पे लागू होता है। जब सृष्टि की जब संतुलन बिगड़ जाती है और विनाश की तरफ जब जाती है ना सृष्टि या फिर भूमि, तब सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्तिभूते सनातनी, शक्ति प्रकट होती है, शक्तिभूते सनातनी होके उस सृष्टि को बचाने के लिए, उस समाज को बचाने के लिए, उस संस्कृति को बचाने के लिए, उस दिव्य भूमि को बचाने के लिए, क्योंकि ये 51 शक्तिपीठ की भूमि है भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और आपके 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि है ये। तो माँ दुर्गा तो सह नहीं पाएगी। भोले बाबा बेशक सह ले, और वो तो इतने भोले हैं कि वो मक्का भी दान में दे दे, मक्केश्वर, पर देवी पार्वती माँ दुर्गा नहीं कर सकती है। वो तो चंडी भी है और वो पार्वती भी है, और वो उसके साथ साथ महिषासुर मर्दिनी भी है। तो अब ये मतलब अब हिंदुस्तान में अब तो बीजेपी को कुछ वैसा नहीं चाहिए, क्योंकि अब सब कुछ आप लोगों के पास है, और आप खुद भी मान रहे हैं कि घुसपैठ का अगर मुद्दा अगर नहीं सॉल्व होता है तो शायद ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। शक्तिपीठ भी है, ज्योतिर्लिंग भी है, वो भारत की सनातन सभ्यता, संस्कृति, इतिहास पूरा भारत का जुड़ा हुआ है। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ऐसा कौन सा जहर घोला है, मतलब अगर जो हिंदू नहीं गए हैं वहाँ पे, जो समझना चाहें, जो नहीं गए कभी बंगाल, जिन्होंने नहीं देखा ममता बनर्जी का शासन, जब आप गए वहाँ पे आपने काम किया, तो आपने क्या महसूस किया कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी नहीं आती, इस बार नहीं आती या एक बार और नहीं आती, तो पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या होती? और भारत के लोग पश्चिम बंगाल के इतिहास को जानते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में 14 से पहले
पश्चिम बंगाल की राजनीति की चर्चा नहीं होती थी, वहाँ घुसपैठियों को आराम से बसाया गया, घुसपैठियों को भारत की ज़मीन दी गई। उन्होंने बांग्ला लोगों के साथ मिलके बांग्ला लैंग्वेज बोलते हुए बांग्लादेशियों ने बंगाल में शरण लेकर खुद को बंगाली कहते हुए पाए गए। ये सब जानते हैं। नंबर बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देश में कितने घुसपैठी हैं? कुछ जो संसद में जो रखा जाता है आंकड़ा, वो आंकड़ा सही है? बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा है। कितने? मेरा आकलन तो कहता है कि कम से कम 3.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ के बीच में है घुसपैठी इस पूरे भारत में। और उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इनका आप लोग क्या करेंगे? कैसे निकालने वाले हैं आप? निकालने के लिए बहुत सारा माध्यम है। वो तो सरकार सोचेगी कि किस तरह से निकालना है या फिर उनको कैसे रोका जाए। ये तो सरकार की तंत्र सोचेगी इसके बारे में, और सरकार के तमाम जितने सारे एजेंसियां हैं वो लोग सोचेंगे। पर मैं समाज के लिए ज़रूर एक बात कहूँगा कि समाज को जागृत होना बहुत आवश्यक है। और समाज में कतई आप लोग ऐसा मत कीजिए, बिना छानबीन किए किसी को भी टेनेंट मत बनाइएगा। जहाँ पे लगता है कि सस्पिशियस व्यक्ति है, उसके बारे में तत्काल नियरेस्ट थाना पे जाके रिपोर्ट कीजिएगा। आपको अगर समझ में नहीं आता है क्या ये सचमुच पश्चिम बंगाल के नागरिक है या फिर ओपार बांग्लादेश के नागरिक है कि नहीं, तो जब आप भाषा के हिसाब से आप अगर नहीं समझ पा रहे तो किसी बंगाली जो है, जो आपके आसपास आपके इलाके में रहते हैं, जो बुद्धिजीवी बंगाली हैं, उनको संपर्क कीजिए। उनसे बोलिए कि दादा, या फिर कोई महिला अगर है तो दीदी या फिर भाभी, आप बताइए कि ये कहाँ के हैं, क्योंकि आप तो मिनटों में पकड़ लेंगे ना भाषा के हिसाब से। और उस तरह से बोलबाल से, भाषा के हिसाब से, खाने के रहन सहन से आप समझ जाएंगे चीज़ों को। मैं लखनऊ जब गया था तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता मिले थे, सुरेंद्र राजपूत जी, और मेरे सामने बैठ के उन्होंने मुझसे दावा किया था कि आप एक भी बांग्लादेशी निकाल कर दिखाइए, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और पूरे देश में कोई बांग्ला घुसपैठिया नहीं है। ये जो घुसपैठियों की बात कही जा रही है, बीजेपी के वोट बैंक का एक तरीका है। बहुत सारे विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि बीजेपी बेवजह घुसपैठ का मुद्दा उठाती, कोई घुसपैठ नहीं है। इस बात को काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट के भीतर दोनों सरकारों की, यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के आंकड़े भी हैं। कोई करोड़ कह रहा, कोई 2 करोड़ 20 लाख बता रहा है, खुद गृह मंत्री भी जानते हैं। लेकिन मेरे पास ये इनपुट है, अंदर की खबर ये भी है कि लोग आए, लोगों ने अपना दस्तावेज़ बना लिया, और इस बात को आप भी कबूल कर रहे हैं कि लोगों ने प्लॉट तक ले लिया आसाम में, और आसाम एक चिंगारी पर बैठा हुआ प्रदेश है जो कभी भी बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा अगर सही तरीके से हम लोगों ने कोई कदम नहीं उठाए तो ये एक चुनौती नहीं है। अगर पिछली सरकारों उन्होंने बसाया है तो ये वर्तमान की सरकार उनको बाहर कैसे निकालेगी? सबके आधार कार्ड हैं, सबके पैन कार्ड हैं, सबके फादर हैं, सबका एनआरसी हुआ है। आसाम के भीतर इन लोगों ने एनआरसी कराया हुआ है, एनआरसी में लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, एनआरसी में जो नंबर आता है वो भी लोग दिखाते हैं, और एक एक परिवार में 15-15 लोग रह रहे हैं। हम कुछ बांग्लादेशियों से मिले जो इस बात को कबूल कर रहे थे कि 2004 में ये महिला बांग्लादेश से आई, और 2004 में आने के बाद इसने आसाम के एक व्यक्ति से शादी की, ये बांग्लादेशी हो गई। उस महिला के पहले पति से 8 बच्चे थे, दूसरे पति से 5 बच्चे थे। ऐसे कई केस कानपुर से लेकर लखनऊ तक हमने आइडेंटिफाई किए। मुझे जो लगता है कि अगर सरकार, भारत सरकार ने या बीजेपी की सरकार ने, आसाम की और बंगाल की सरकारों ने मिलकर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं चलाया, तो ये जो नासूर बन चुकी समस्या है घुसपैठ की, वो शायद भारत के गले तक पहुंच जाए, और बहुत बड़ा संकट जो आप कह रहे हैं कि जहां पर नहीं है 20-25 साल बाद वहां भी वो लोग पहुंच जाएंगे जो लोग कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और ये सच्चाई है। आप बंगाल का नतीजा निकलने के बाद आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही है, लाइन लगा हुआ है, और लांग के वो जो बाउंड्री है ना, जो उसको लांग के उस तरफ जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या ये लोग क्या नॉर्मल लोग हैं? बंगाल के पेट्रोपॉल, बेनियापॉल बॉर्डर से, कैनिंग के बॉर्डर से, तमाम जगहों से जो जा रहे हैं, या फिर कुछ बिहार के बॉर्डर से, और अफरा तफरी मचा हुआ है बॉर्डर में। ये सब के सब अवैध रूप से
घुसपैठी हैं, रोहिंगा है या तो फिर बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो यहाँ पे सैकड़ों सालों से रह रहे थे। आसाम में मैं जानता हूँ, आप अगर धुबरी जाइए, धुबरी जाने के बाद बिलाशीपारा जो धुबरी में है, उससे आगे आप जाइएगा या फिर आप इस साइड पे आ जाइएगा महेंद्रगिरी मेघालय के तरफ से, और वहाँ पे आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से पलायन हो रहा है। बराक वैली पे जाइए, श्रीभूमि जिसको कभी किसी ज़माने में करीमगंज कहते थे, श्रीभूमि के वहाँ पे जो बराक नदी दो भाग में बंटती है, सुरमा और कुशियारा, सुरमा कुशियारा के यहाँ पे रात के अंधेरे में कभी जाके खड़े हो जाइएगा, आपको समझ में आएगा कि लाइन से पगडंडियों से नदियों के शाखा से उपशाखा से कैसे छलांग मार के जा रहे हो उस साइड पे। तो ये चीज़ें तो हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको अब समझ में आ गया कि अब भारत सरकार और प्रदेश सरकार इनको बख्शेंगे नहीं, तो इसलिए ये हाहाकार मचा हुआ है और भाग रहे हैं। यहाँ पे चिकन नेक का आपने उल्लेख किया है, मैं समझता हूँ कि जब यूनुस जब बांग्लादेश में था और जब ये लगातार इस तरह की बातें आ रही थी कि 4 घंटाয় कोलकाता दखल করে নিব, 12 घंटाয় दिल्ली, इस तरह की चीज़ें तो आ रही थी जो रिटायर्ड फौजी वगैरह जो कहते थे, और चिकन नेक को हम लोग बंद कर देंगे, पूर्वोत्तर को ले लेंगे, काट देंगे, बंगाल को ले लेंगे, झारखंड को ले लेंगे, उड़ीसा को ले लेंगे, बिहार को ले लेंगे, जैसे कि कोई थाली में परोस के दे रहे हैं कि आओ भाई आके ले लो। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें, तो उस दौरान मैंने कहा था बांग्ला में, और वो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, मैंने कहा था कि आमार नाम तोमार नाम रंगपुर থেকে चट्टग्राम, यानी कि मेरा नाम तुम्हारा नाम रंगपुर से चट्टग्राम। रंगपुर कहाँ? लालमुनीरहाट जो चिकन नेक के बगल में, रंगपुर डिस्ट्रिक्ट। आमार नाम तोमार नाम मतलब रंगपुर भी मेरा, चट्टग्राम भी मेरा, आमार नाम तोमार नाम रंगपुर থেকে चट्टग्राम। ये इस तरह से जवाब देने की आवश्यकता है इन लोगों को, और उसके साथ साथ जो एजेंसीज हैं, एजेंसीज 40 किलोमीटर का रास्ता है वो, 40 किलो, तो 40 किलोमीटर में ये भी खबर है कि जो चिकन नेक का इलाका है वहाँ पे ज़्यादातर अवैध घुसपैठिया है, उन्होंने अपने नाम पे वहाँ की ज़मीनें ले ली और वो वहाँ की इस तरीके के हालात पैदा कर चुके हैं कि वो जब चाहें तब आपको परेशान कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, और ये केवल 40 किलोमीटर वाला चिकन नेक नहीं है, कुछ जगहों पे 60 किलोमीटर है, कुछ जगहों पे 40 किलोमीटर है। उसके साथ साथ किशनगंज, फिर कटिहार, फिर कूच बिहार, इस तरफ बड़पेटा और आपका ग्वालपारा, ये सारा उसी ग्रेटर चिकन नेक का एरिया है, और ये पूरा नैरो स्ट्रिप है। यहाँ पे एकदम झुंड के झुंड अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंगा बसे हुए हैं। अब दिल्ली, वहाँ उतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? नोएडा पे जाइए, आप दिल्ली पे चले जाइएगा, दिल्ली पे यमुना पार पे जाइए, वहाँ पे एक नॉर्मल उत्तर भारत के व्यक्ति को शायद समझ में ना आए, और एक पुलिस प्रशासन के जो उत्तर भारत के है या फिर पंजाब के है या राजस्थान के है, वो लड़का शायद समझ ना पाए कि ये वहाँ का बंगाली है ना, अवैध रूप से है, क्योंकि भाषा तो सिमिलर लगता है, पर हम लोग तो 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं ना। जब आप जैसे एक सिंपल वे में मैं समझाता हूँ, अगर आपने मुझे पूछा आपका घर कहाँ पे है, रटा रटा होता है कि आसाम का अगर है तो बरपेटा, हाँ, और बंगाल का है तो मालदा मुर्शिदाबाद, हाँ, तो सीधा जवाब आप अगर पूछोगे कि आपका घर कहाँ पे है, अगर लिटरेरी बांग्ला जो शुद्ध बांग्ला है ना, जो आपके किताब की जो बांग्ला है, वो बांग्ला में मैं कहूँगा कि आमार बाड़ी मुर्शिदाबाद है या तो फिर आमार बाड़ी बरपेटा थे, हाँ, ये मैं कहूँगा लिटरेरी बांग्ला में। अब वहाँ का अगर नहीं है, वहाँ से अगर है आपका बोरीशाल से या फिर खुलना से या फिर सिलेट से या फिर रंगपुर से, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि आमागो भाषा मुर्शिदाबाद, किंबा आमागो बाड़ी ग्वालपाड़ा, आमागो बाड़ी बरपेटा। आमागो बाड़ी पश्चिम बंगाल में नहीं बोला जाता है, आमागो बाड़ी वो पार बांग्ला में बोला जाता है, हाँ, मियाँ बांग्ला। फिर आप अगर कहोगे कि आप मुझे अगर कहोगे कि सर बहुत धूप हुआ है तो थोड़ा विश्राम करते हैं, तो अगर मैं शुद्ध बांग्ला भाषा में कहूँगा तो मैं कहूँगा कि जल खाबे, पानी नहीं बोलते हैं हम लोग, हाँ, जल खाबे, और बांग्ला में पानी पीते नहीं हैं, खाते हैं। सारी चीज़ें, ये मधुरता है बंगाली भाषा का और असमिया भाषा का कि हम लोग खाते हैं बोलते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि जल खाबे। पर अगर मैं वहाँ का हूँ
तो मैं कहूँगा कि पानी खाबे, हाँ पानी दिबो, हाँ खाबे हो ना पानी दिबो। पानी मतलब फारसी, अरबिक में पानी बोलते हैं, फारसी में पानी बोलते हैं, बांग्ला में, संस्कृत में, पाली प्राकृत में जल बोलते हैं। ये इस तरह से समझ में आता है। फिर किसी के घर पे अगर जाएंगे तो जो विवाहित महिला जो है उनको हम लोग संबोधित करेंगे बांग्ला में बौदी कैमन आछेन, हाँ। पर जो वहाँ का होगा वो बोलेगा कि भाभी कैमन आछेन, बौदी नहीं भाभी। तो ऐसे शब्दों से पकड़ में आता है चीज़ें। ग्वालपारा, धुबरी वगैरह में वहाँ पे भी बांग्ला जो है वो कॉलोकियल बांग्ला है। वो बांग्ला आपका रंगपुर पे भी बोला जाता है, धुबरी पे भी बोला जाता है, ग्वालपारा पे भी बोला जाता है, फिर कुछ बिहार पे भी बोला जाता है, पर वहाँ पे जो बोलने का जो तरीका है, टोन जो है, टोन से समझ में आ जाता है। अब अगर मैं ग्वालपारा पे अगर मैं कहूँगा तो अगर कोई एक चीज़ अगर कहना है कि आप दोबारा आइए, हाँ, तो मैं कहूँगा तोरा गेले की आशबेन, हाँ, मतलब तुम गए हो फिर आशबेन। और प्रतिमा बाइडो का मशहूर गाना है उस पे, तोरा गेले की आशिबेन कुनबा देशे बारी रे, ओ हस्तिर कन्ना बस्तिर कन्ना तारा केमन जले, हाँ। तो मतलब कि जो हस्ती मतलब हाथी के ऊपर बैठी हुई है, कन्ना हस्तिर कन्ना बस्तिर कन्ना यानी कि मोहल्ले की कन्ना, तारा केमन जले कुनबा देशे बारी रे, किस देश से हो, ओ माहूत बंधु रे, उसकी लावर मतलब कि माहूत जो है, माहूत जो चलाता है, माहूत है वो जो हाथी को चलाता है, वो माहूत बंधु रे, पर वही चीज़ अगर मैं उस तरफ जाऊं, रंगपुर की तरफ या फिर आपके खुलना की तरफ, गाना वही है। पूर्व बंगाल में, आसाम में और पश्चिम बंगाल में मशहूर है ये गाना, पर टोन बदल जाएगा उस पर, टोन बदल जाएगा और उससे समझ में आ जाएगा। वो चीज़ वही व्यक्ति पकड़ सकता है जिसकी बचपन वहाँ पे गुजरी है, जो वहाँ पे जन्म लिया है। सही बात कह रहे हैं। जब मैं मुर्शिदाबाद गया तो मैं वहाँ के लोकल लोगों से जब मिला और मैंने उनसे जब पूछा कि मैं कैसे पता करूँगा कि कौन बांग्लादेश का है कौन बंगाल का है, तो लोगों ने कहा कि ये आपके बस की बात नहीं, क्योंकि आप बांग्ला अगर सीख भी लेंगे तो शायद आप उतनी ना सीख पाएँ जो बचपन से आदमी सीखता है। इस बात में आपके दम है। अभी जो करंट सिचुएशन है भारत के भीतर, कितने राज्य हैं जो घुसपैठियों की जद में आ गए हैं, जो जैसे एक आसाम हो गया, एक बंगाल हो गया, इस तरीके के और कितने राज्य हैं जो हिडन हैं, जिस पे लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे घुसपैठियों ने ठीक ठाक कंट्रोल कर लिया है? मैं समझता हूँ कि कमोवेश सारे राज्य इस खतरे में हैं। सबसे संवेदनशील कौन? सबसे संवेदनशील तो ऑफकोर्स बंगाल है, फिर पूरा पूर्वोत्तर के सारे राज्य हैं, आसाम है, सिक्किम है, हाँ सारे 7 सिस्टर्स, सिक्किम भी है, उस पर जोड़ लीजिएगा तो 8 सिस्टर्स हो जाएंगे। फिर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा खतरे में है। दिल्ली अछूत नहीं है, यूपी भी खतरे में है। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर तक तो रोहिंग्या फैले हुए हैं, जम्मू में फैले हुए हैं, श्रीनगर में फैले हुए हैं, गुजरात में फैले हुए हैं, तो तमिलनाडु में फैले हुए हैं, केरल में फैले हुए हैं, तो पूरा भारत ही इसके चपेट में है। अंतर यही है कि 19-20 का अंतर है। कुछ जगहों पे बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया है, कुछ जगहों पे मॉडरेट रूप है और कुछ जगहों पे 20 साल बाद खतरनाक रूप लेने वाला है। मैंने आमतौर पे ये देखा है कि ये जो भी घुसपैठ का मुद्दा है, ये आमतौर पे वहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे मंदिर हो या सनातन से जुड़ी कोई चीज़ हो। जैसे सोमनाथ मंदिर के आसपास इन लोगों ने कब्ज़ा किया, 700 करोड़ की ज़मीन पे कब्ज़ा किया था। वहाँ पे जो गुजरात के जो गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, उनके प्रयास से लोगों को वहाँ पे खदेड़ा गया। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो मंदिर के आसपास ये लोग कब्ज़ा करते। इवन लखनऊ में तो एक ज़मीन मैंने ऐसी खोज निकाली थी जहाँ पे मंदिर की ज़मीन पे ही घुसपैठियों का कब्जा था। तो ये क्या कोई मतलब लोगों की टेंडेंसी है, कोई तरीका है, कोई साजिश है? ये जानबूझ के संयोजित प्रयोजित में किया जाता है, क्योंकि मंदिर जो है, चाहे वो शक्तिपीठ हो, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, वो आस्था का केंद्र है सनातन धर्म के लिए। आपने सोमनाथ का उल्लेख किया, मैं उज्जैनी का महाकाल, काशी विश्वनाथ, द्वारकाधीश, फिर कामाख्या, कालीघाट,
सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आसपास इन लोगों ने कब्जा किया है, और वो जानबूझ के करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदुओं के लिए सनातन धर्म मानने वाले लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र है। तो वहाँ के आसपास की ज़मीन को अगर कब्जा कर लो और चारों तरफ से बस जाओ वहाँ पे, और वहाँ पे गाय काटो और गंदगी फैलाओ और ये तमाम चीज़ें करो, तो कहीं ना कहीं पे उस आस्था पे बहुत ख़तरनाक चोट पहुंचता है। और जब दशकों तक ये सिलसिला चलता है तो कहीं ना कहीं पे आस्था के केंद्र के प्रति लोगों का आस्था धीरे धीरे करके मिट जाता है, या फिर वो लोग डर के मारे जाते नहीं हैं। और फिर उनकी जो मेन मकसद है कि काफिरों को ख़त्म करना है और काफिरों के आस्थाओं का केंद्र को ख़त्म करके। हाँ, तो आपने पूछा कि काफिर कौन है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि जो होली बुक को नहीं मानते हैं, वो जो पाके कुरान को जो नहीं मानते हैं, या फिर उन पाके कुरान के साथ जिनके मतभेद हैं, वही काफिर हैं इन मौलवियों के नज़र में। और उस पे ईसाई भी आ जाते हैं, जीव भी आ जाते हैं, पारसी भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, बौद्ध भी आ जाते हैं, और हिंदू भी आ जाते हैं, सनातनी भी आ जाते हैं, और बाकी जितने सारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो ट्राइबल बिलीफ पे यकीन करते हैं वो सब के सब उस पे आ जाते हैं। तो जब आप काफिरों के भूमि पे कब्जा करोगे, वहाँ पे अवैध रूप से मोहल्ला बना लोगे, आस्था का केंद्र के आसपास जब आप चारों तरफ से घेर लोगे, वहाँ पे आप अगर ऐसे चीज़ें करोगे जो काफिरों के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं है, जैसे माता गाय का अपमान करना, माता गाय का सर काट देना, साड़ियाम गाय का गोमांस बेचना, इस तरह की चीज़ें, तो धीरे धीरे करके उन सब आस्थाओं के केंद्र पे लोग जाने से कतराते हैं, या तो फिर धीरे धीरे करके लोगों का थोड़ा सा जो विश्वास है उस विश्वास पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वार है। इस साइकोलॉजिकल वार पे हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिस पे ड्रग्स भी है, महिलाएं भी है, लव जिहाद भी है, लैंड जिहाद भी है, और घुसपैठ उसी का हिस्सा है, और आस्था के केंद्रों पे कब्जा करना भी उसी का हिस्सा है, और मानव बम भी उसी का हिस्सा है। तो बहुत ही विशाल रूप से काम करते हैं, और सारा फंडिंग जैसे मैंने कहा कि पेट्रो डॉलर से आता है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सप्लायर है, आईएसआई के माध्यम से सप्लाई होता है, हवाला के थ्रू। तो इस हिसाब से चीज़ें होती है, और इस पे तमाम जितने सारे प्रदेश हैं मैंने उल्लेख कर दिया है। और मेरा मानना है कि आज अगर हम लोग इस का मुकाबला नहीं करेंगे और इसको अगर डट के अगर इसका आमना सामना नहीं करेंगे तो कल बहुत दूर हो जाएगा। ममता दीदी ने जिस हिसाब से राजनीति की है, कांग्रेस के तमाम जितने सारे मुख्यमंत्री हैं जिस तरह से राजनीति की है, वाम फ्रंट ने जिस तरह से राजनीति की है, या फिर क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके वगैरह ये तमाम हाँ पार्टी ने जिस तरह से किया है, उसके चलते ये चुनौती बहुत ज़्यादा है और बहुत खतरा है इस चुनौती से। ममता दीदी के लिए अंत में तो मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कल उन्होंने कहा कि त्यागपत्र नहीं देंगे सीएम पद से और वो छोड़ने वाले नहीं हैं कुर्सी, तो ज़रूर बांग्ला में ये कहूँगा कि খেলা শেষ বাংলাদেশ দিদি, খেলা শেষ বাংলাদেশ, তুমি এইবার যাও কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশ, সোনার বাংলা আমরা গড়িয়ে তুলব, তো তোমার এই সোনার বাংলার জন্য তোমার আর এই হামলা চলবে না। यानी कि हमें सोनार बांग्ला तैयार करना है, तो খেলা শেষ বাংলাদেশ, যাও তুমি কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশ, ঘুম के आओ বাংলাদেশ, সোনার বাংলা বাংলাকে সোনার বাংলা বানাবো আমরা, তোমার এই হামলা চলবে না আর এখন। सो ये चीज़ ममता दीदी को समझ लेना चाहिए। और दुर्गा स्तुति जो बंगाली रामायण है, हमेशा बोलती है ना कि जय श्री राम बोल चीज, हाँ हम लोग तो जय माँ दुर्गा बोलते हैं और जय माँ काली बोलते हैं। टीएमसी वाले जो बोलते हैं कि हम लोग माँ दुर्गा के पुजारी हैं, माँ काली के पुजारी हैं, तुम लोग हनुमान जी और राम जय श्री राम बोलते हो क्योंकि तुम लोग बोयरागत हो, बाहर के हो, हम लोग यहाँ अंदर के हैं, बंगाली हैं। तो शायद ममता दीदी ने शायद बंगाली रामायण जो है ना, क्योंकि प्रादेशिक
प्रादेशिक भाषाओं पे तो अलग अलग रामायण है। तो बांग्ला रामायण में जब भगवान राम जब रामेश्वरम के आगे पे जब वो पूजा कर रहे थे 108 नील कमल लेके, क्योंकि माता की आशीर्वाद चाहिए था ताकि वो रावण को मार सके, और माता की आशीर्वाद के बिना नहीं मार सकते थे रावण को। तो जब वो पूजा कर रहे थे, हनुमान जी जब 108 नील कमल लेके आए थे हिमकुट पर्वत से, एक कमल माता जी ने छुपा लिया था। और क्योंकि वो देखना चाहते थे कि सतयुग में जिस तरह से नारायण ने उनका पूजा किया था कि क्या वही आस्था भगवान राम के अंदर भी है या नहीं माता रानी के लिए, तो इसलिए उन्होंने छुपा लिया था। तो अंतिम आहुति जब दे रहे थे भगवान राम, तो देखे कि 107 नीलकमल है और सूरज अस्त होने वाला है, क्योंकि अस्त होने से पहले ही ये पूजा संपन्न करना था। तो वो भगवान राम को अचानक याद आया कि सीता मैया तो मुझे कमल नयन कहते हैं, मतलब कि कमल की तरह उनके नयन है। तो जब 107 कमल है और एक और कमल नील कमल हनुमान जी लेके नहीं आ सकते, क्योंकि 5-7 मिनट में सूरज ढल जाएगा, तो वो अपनी आँख को खोल के आहुति देने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही वो अपने तीर से धनुष से जैसे ही वो आँख निकालने की कोशिश कर रहे थे, उस समय माता रानी वहाँ पे प्रकट हुई और प्रकाश में आई। और उन्होंने फिर कहा भगवान राम को, अखाले केनो बंधन करिले बोलो श्री राम, बोलो की बर दिबो तोमाय प्रभु श्री राम। अकाल में इसलिए क्योंकि चैत्र नवरात्रि जो है वो रावण ने स्थापित किया था माता रानी को वो करके एक तरह से प्रसन्न करके, और आशीर्वाद मिला था। और माता रानी ने कहा था कि मैं लंका के द्वार में रहूँगी लंकेनी के रूप में, तो और जिस दिन नारी का अपमान करोगे उस दिन मैं निकल जाऊँगी और उसी दिन तुम्हारा पतन का कारण होगा। ये वरदान माता रानी ने रावण को दिया था, और चैत्र नवरात्रि उसी तरह से स्थापित हुआ। भगवान राम ने कब किया नवरात्रि? कार्तिक महीने के समय। तो अकाले केनो बंधन करिले, मतलब कि अकाल है ये, अनसीजनल है ये, अकाल अनसीजनल है। अकाल में क्यों वंदन किए हो मेरे प्रभु श्री राम, बताओ तुम्हें क्या वर दूं प्रभु श्री राम। तो और उसके बाद ये कार्तिक नवरात्रि का जो प्रथा है वो शुरू हुआ है। तो ममता दीदी तो कभी रामायण पढ़ी नहीं है, तो इसलिए उन्हें ये पता नहीं है, वो जानती भी नहीं है कि माँ दुर्गा का दूसरा नाम नारायणी है और विष्णु जी का दूसरा नाम नारायण है, और नारायण की बहन है, भ्राता है विष्णु जी माँ दुर्गा की सगी भ्राता, और वो बहन है, तो इसलिए नारायणी, और इसलिए नारायण, और भगवान राम तो नारायण का अंश है। और इसीलिए दुर्गा स्तुति में हम लोग ये कहते हैं कि शक्तिभूते सनातनी गुणोमय गुणोश्रय नारायणी नमोस्तुते। नारायण जिनका पूजा करते हैं वो नारायणी है, और उस नारायणी को नमस्तुते कर रहे हैं। काश ममता दीदी ये बात समझ जाती, तो फिर वो ना कभी वैराग्य तो कहती, ना वो हिंदू देवी देवताओं को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करती। माँ दुर्गा ही माँ काली है, माँ काली ही कृष्णा है, और कृष्णा ही भगवान राम है। और रामकृष्ण परमहंस से बेटर इस चीज़ को किसने समझाया है पूरी दुनिया को? रामकृष्ण परमहंस ने सरेआम एक बार नहीं कई बार कहा कि जो कृष्णा है वही काली है, और जो काली है वही कृष्णा है। तो ममता दीदी अगर समझती ये बात तो ये नौबत नहीं आता। और जब मैं आसाम में जब मैं गया इस बार चुनाव के दौरान, जब मैंने आसाम के लोगों से अलग अलग प्रांतों पे मैंने जब पूछा, अरे कुने आहिबो, कौन आएगा, तो उन लोगों ने सीधा मुझे जवाब दिया, आरु कुने मामा। हाँ, मामा मतलब हेमंत विश्व शर्मा, और कौन मामा। फिर मैंने पूछा क्यों, तो फिर बोलता है कि बेले कालू कुने, दूसरा और कौन है मामा के सिवा। फिर बहुत लोगों ने मतलब कि अलग अलग प्रांतों पे आसाम के हर जगह पे ये सुनने को मिला, मामा लागे बांग्लादेशी मियाँ नहीं लागे, मामा चाहिए बांग्लादेशी मियाँ नहीं चाहिए। तो ये तो रेजोनेट किया पूरे आसाम में, और यही चीज़ रेजोनेट किया बंगाल में। जब बंगाल में महिलाओं को मैंने पूछा कि बोदी दीदी काके वोट देवे गो, किसको वोट दोगे, तो बंगाल के महिलाओं ने कहा कि आर काके, कमल के। तो मैंने पूछा क्यों, लक्ष्मीर भंडार, कन्याश्री, जुबसाथी
स्वास्थ्य साथी, तो सब ने कहा मुझे कि 1500 रुपये का लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए, 1700 रुपये का कन्याश्री नहीं चाहिए और 1200 रुपये का युवा भाता नहीं चाहिए। हमें আমাদের শাখা পলা সিঁদুরের सम्मान चाहिए, यानी कि हमें शाखा और पला जो बंगाली महिलाएं, मैरिड महिलाएं पहनती है, सफ़ेद और लाल वाला जो चूड़ी है, उसकी सम्मान चाहिए, उसकी सुरक्षा चाहिए। सिंदूर यानी कि सिंदूर की सुरक्षा चाहिए। भाता लक्ष्मीर भाता चाই না, শাখা সিঁদুর পলার सम्मान चाहिए, शाखा सिंदूर पलार सुरक्षा चाहिए। बोल के ये भी बोले कि अगर भाता ही लेना है लक्ष्मीर भंडार से और युवा साथी और कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी से, तो भारतीय जनता पार्टी का 3000 क्यों नहीं और भारतीय जनता पार्टी का 5000 क्यों नहीं? क्यों 1700 रुपये, 1200 रुपये और 1500 रुपये? ये अगर लेना ही है तो वो लेंगे ना, ये क्यों लेंगे? ज़ाहिर तौर पे आप पूरे दुनिया भर में आप भ्रमण करते रहते हैं और घुसपैठ का मुद्दा आप पूरी दुनिया भर में उठाते रहते हैं भारत की तरफ से। घुसपैठ का जो मुद्दा है उसी दम पे आसाम और बंगाल में चुनाव हुआ। बीजेपी ने तमाम कोशिश की, गृह मंत्री ने बार बार जनता से ये वादा किया कि बंगाल को जब बीजेपी को मिलेगा बंगाल में काम करने का मौका, तो सबसे पहले वो घुसपैठियों के मुद्दे पे काम करेंगे। सुब्रो कमल दत्ता साहब हमारे साथ थे। संयोग की बात यह है कि ये आसाम में जन्मे लेकिन बंगाल में बहुत काम किया। आसाम बंगाल दोनों जब तक आप नहीं समझेंगे घुसपैठियों का मुद्दा, आप शायद नहीं समझ पाएंगे। अभिषेक, एक लाइटर जी। नोट पे एक बॉलीवुड का गाना से खत्म कर। जी जी बिल्कुल। आप लोग जानते होंगे कि एक बॉलीवुड का एक बहुत मशहूर गाना था, उरे उरे बाबा उरे बाबा उरे बाबा आ ई ऊ। हाँ, तो उसी को मैं कहता हूँ कि सैलाब ये कैसा, हाँ, सैलाब ये कैसा कमल का, हाँ, जिस पे बंगाल मदहोश हो गया। आ ई तृणमूल कांग्रेस का चीची, उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।